हाय वेलकम टू द 15th पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के उच्चतम न्यायालय के भाग 15 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का टॉपिक और आज हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ वीवर क्या होता है और उसके बाद फिर हम समझेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस क्या होता है, कैसे ये अप्लाई होता है, कौन से कंडीशन में ये अप्लाई होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डॉक्ट्रिन ऑफ वीवर को समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक लाला जी है और एक फार्मर है। इस फार्मर को कुछ पैसे की जरूरत पड़ी है, ठीक है, ही इज इन नीड ऑफ मनी। और वो जो फार्मर है ये जाता है लाला जी के पास, लाला जी से कहता है लाला जी मुझे कुछ पैसे जो है उधार चाहिए। लाला जी कहते हैं ठीक है, बट मैं इतना इंटरेस्टेड लूंगा, इतना मैं ब्याज जो है लूंगा। तो जो किसान है वो कहता है जी ठीक है, हम तो ब्याज देने के लिए पैदा हुए, अब जितना लेना चाहते हो ले लो। तो ये जो लाला जी है वो कहता है आपको एक एग्रीमेंट भी साइन करना होगा। तो वो जो किसान है वो कहता है ठीक है, बट मुझे साइन करना नहीं आता, मैं अंगूठा लगाऊंगा। तो लाला जी कहता है कोई बात नहीं। अब लाला जी क्या करता है, एग्रीमेंट जो है बना लेता है और उसमें टर्म एंड कंडीशंस लिख देता है, जो भी चीज़ें उसको पसंद होती हैं वो लिख देता है। और उसके बाद फिर लाला जी जो है वो अपना सिग्नेचर कर देते हैं और फिर जो फार्मर है वो अपना थंब इम्प्रेशन दे देता है, अंगूठा जो है लगा देता है। अब कुछ साल के बाद क्या होता है कि ये जो लाला जी हैं ये इस किसान के खेत पे डायरेक्टली पहुंच जाते हैं अपने कुछ लोगों को लेकर और इस किसान को कहते हैं चल भाई ये खेत जो है खाली कर दे। तो ये किसान कहता है क्यों भाई, मैंने तो आपसे लोन लिया है और वो लोन का पैसा जो है मैं धीरे धीरे करके आपको चुका ही रहा हूँ, तो आप मेरी जमीन क्यों ले रहे हो। तो ये जो लाला जी है वो कहता है कि भूल गया, तूने ही तो ये जमीन का अधिकार मुझे दिया है, जो तेरा ये प्रॉपर्टी राइट जो है तूने ही तो मुझे दिया है, तूने ही तो अंगूठा लगाया था उस पन्ने पे, उस पेपर पे, उस एग्रीमेंट पे, और उस एग्रीमेंट में ही तो तूने ये बोला था कि मैं पैसे ले रहा हूँ और उन पैसों के बदले में मैं अपने जमीन का सारा जो अधिकार है वो लाला जी को दे रहा हूँ, यानी तू मुझे दे रहा है। तो अब तुझे तो ये जमीन जो है खाली करनी पड़ेगी। तो अब क्या होगा कि ये जो फार्मर है ये किसी की हेल्प से केस जो है फाइल करेगा एंड केस जो है कोर्ट में पहुंचेगा। जब कोर्ट में ये केस पहुंचेगा तब जो जुडिशरी है वो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का जो प्रिंसिपल है उसको यूज करेगी एंड इस केस को जज करने की कोशिश करेगी और डिसीजन देने की कोशिश करेगी। तो अब हम समझते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर में होता क्या है, ठीक। एंड फिर हम समझेंगे कि जजमेंट जो है कैसे निकलेगा इस केस का जिसके अंदर लाला जी ने जमीन जो है इस किसान की अपने नाम पे करवा ली है। सो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर के अंदर जो वर्ड इंपॉर्टेंट है दैट इज वेवर। वेवर का मतलब क्या हो जाता है, अ सिचुएशन इन विच समबडी गिव्स अप अ लीगल क्लेम और राइट बाय हिज और हर ओन विल। जब कोई अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से अपना कोई लीगल क्लेम या लीगल अधिकार जो है वो छोड़ देता है जनहित के लिए या फिर किसी चीज के लिए, तो हम कहते हैं कि उसने वेव ऑफ कर दिया अपना राइट। बट हमें इंडिया में क्या याद रखना है कि इंडिया में आप कोई लीगल राइट तो छोड़ सकते हो बट यू आर नॉट अलाउड टू लिव योर फंडामेंटल राइट। सरकार या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपको अधिकार नहीं देता कि आप अपना फंडामेंटल राइट छोड़ सकते हो। लीगल राइट आप अपना छोड़ सकते हो बट आप फंडामेंटल राइट नहीं छोड़ सकते। बट इन केस ऑफ अमेरिका, आप अगर अमेरिका के सिटीजन हो तो आप अपना फंडामेंटल राइट जो है उसको भी छोड़ सकते हो स्वेच्छा से। बट वहाँ पे कंडीशन है, ऐसा नहीं होगा कि किसी इंडिविजुअल को पता ही नहीं है कि उसका राइट क्या है, उसका अधिकार क्या है एंड वो फिर छोड़ दे रहा है। नहीं, जब भी डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का कंडीशन जो है अप्लाई किया जाता है तो पहले चेक किया जाता है कि जो ये राइट छोड़ रहा है उसको उसके अधिकार के बारे में पता भी है कि नहीं है, या फिर इसको गुमराह कर दिया गया है और ये भोलेपन में जोश जोश में आके बोल रहा है हाँ ठीक है मैं अपना अधिकार जो है वो छोड़ रहा हूँ। तो जो जुडिशरी है वो पहले इंश्योर करेगी कि ये जो इंडिविजुअल है इसको सही मायने में अपने अधिकारों के बारे में पता है कि नहीं पता है, ठीक है। और जब जुडिशरी को लग गया कि हाँ इसको अपने अधिकार के बारे में पता है, तब जुडिशरी सेकंड क्वेश्चन चेक करेगी एंड वो देखेगी कि ये जो पर्सन है ये अपनी स्वेच्छा से इस राइट को, इस अधिकार को छोड़ रहा है या किसी के प्रेशर में आके छोड़ रहा है।
तो ये जो दो कंडीशन है ये लगाया जाएंगे एंड जुडिशरी जो है विद प्रूफ्स इन चीज़ों को चेक करेगी और उसके बाद फिर अपना जजमेंट जो है वो देगी। तो हमारा जो ये केस था जिसके अंदर लाला जी और किसान हैं, वहाँ पे ये डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर जो है उसको अप्लाई कर सकती है जुडिशरी, और जुडिशरी जो है रिजल्ट निकालने की कोशिश जो है कर सकती है। वहाँ पे चेक किया जाएगा कि ये जो फार्मर है उसको ये बात पता थी कि वो अपना प्रॉपर्टी का लीगल राइट जो है वो लाला जी को सौंप रहा है। एंड सेकेंड क्वेश्चन ये आ जाएगा, क्या ये जो इंडिविजुअल है इसने, किसान जो है, इसने जानबूझकर अपनी स्वेच्छा से अपना जो जमीन का अधिकार जो है वो लाला जी को दिया है कि नहीं दिया है। तो उस बेसिस पे जजमेंट जो है पास किया जा सकता है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, और भी फैक्ट हैं, और भी डाटा हैं जो देखे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी बेसिस पे जजमेंट जो है पास कर दिया जाएगा, और भी जो ऑथेंटिक प्रूफ्स होंगे एंड चीज़ें होंगी उनको डिस्कस किया जाएगा कोर्ट रूम में, और उसके बाद फिर अल्टीमेट जो जुडिक्शन है जुडिशरी के द्वारा दिया जाएगा। बट डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर के अंदर आपको याद क्या रखना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर के अंदर ये माना जाता है कि हर जो इंडिविजुअल है वो अपना बेस्ट जज है। हर एक इंडिविजुअल को पता है कि हाँ उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो वो जो इंडिविजुअल है वो खुद अपना डिसीजन जो है वो ले सकता है, अगर उसको अपने अधिकार के बारे में पता है तो, उसको अपने प्रिविलेज के बारे में पता है तो। और अगर किसी को अपने अधिकार के बारे में अच्छे से पता है और उसको ये पता है कि हाँ वो छोड़ रहा है इस अधिकार को, इसके क्या जो है इम्पैक्ट पड़ सकते हैं उसके लाइफ पे, क्या कंसिक्वेंसेस आ सकते हैं, उसके बावजूद वो एग्री कर रहा है कि हाँ मैं इस चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, इससे अगर जनहित में लोगों को लाभ होगा, तो फिर वो जो पर्सन है वो अपने उस अधिकार को छोड़ सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर को समझने के लिए एक और एग्जांपल हम कंसिडर कर सकते हैं। मान लिया कि किसी गांव में पानी की जो है बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, और एक इंडिविजुअल है जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और उसकी जो ज़मीन है वो खाली है, और ये पाया गया सर्वे में कि इसकी ज़मीन के अंडर में पानी जो है वो अच्छा खासा है, तो कुआं अगर खोदा जाए तो वहाँ पे पानी निकल सकता है। तो गांव वाले जो है मिलके इसके पास जाएंगे एंड कहेंगे कि भाई तुम्हारे ये जो ज़मीन का हिस्सा है जो खाली पड़ा हुआ रहता है उसके नीचे पानी जो है मिला है, तो क्या यहाँ पे पब्लिक वेल जो है, पब्लिक के लिए कुआं जो है वो बना दिया जाए। तो ये जो पर्सन है अगर इसका परमिशन दे देता है, यानी ये ज़मीन तो इसकी है, तो यहाँ पे लीगल राइट जो है इस इंडिविजुअल का है। बट ये इन सब चीज़ों को जानते हुए जनहित के लिए अगर ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है और अपना लीगल क्लेम जो है बस इतना कुएं के एरिया के बराबर ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तो हम कहेंगे कि उसने अपना लीगल राइट जो है वो वेव ऑफ कर दिया है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके जजमेंट जो है जुडिशरी के द्वारा पास किए जाते हैं। ओके, अब हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। नेक्सस का मतलब क्या हो जाता है? नेक्सस का मतलब हो जाता है कनेक्शन। तो टेरिटोरियल नेक्सस का मतलब क्या हो जाता है? जब दो टेरिटरीज के बीच में कोई कनेक्शन अगर मिलता है तो उसी को हम टेरिटोरियल नेक्सस कहते हैं। ठीक, तो इसको समझने के लिए आर्टिकल नंबर 245 को हमें देखना होगा। आर्टिकल नंबर 245 का क्लॉज 1 अगर हम देखें तो उसमें कहा गया है दैट पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी जो राज्यसभा है, लोकसभा है, वो पूरे भारत देश के लिए या भारत के किसी एक हिस्से के लिए कानून जो है बना सकती है, पारित कर सकती है। ओके, उसी तरीके से आर्टिकल नंबर 245 के क्लॉज 1 में ही कहा गया है दैट लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो पूरे स्टेट के लिए, स्टेट के किसी एक हिस्से के लिए, स्टेट के किसी एक पार्ट के लिए कानून जो है पास कर सकती है, बट वो किसी और स्टेट के लिए पास नहीं कर सकती है। ठीक है, दो अगर स्टेट हैं, स्टेट बी एंड स्टेट ए, तो स्टेट ए जो है अपनी ही स्टेट के लिए सिर्फ रूल पास कर सकती है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये अलाउड नहीं है कि वो स्टेट बी के लिए भी रूल पास कर दें। ठीक, एंड आर्टिकल नंबर 245 के क्लॉज 2 में कहा गया है दैट नो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। आर्टिकल नंबर 245 के क्लॉज 2 में क्या कहा जा रहा है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है जिसका इम्पैक्ट जो है, जिसका ऑपरेशन जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, तो हम उस लॉ को वायड घोषित नहीं कर सकते, वो इनवैलिड जो है वो नहीं होगा। इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि एक इंडिविजुअल है, वो इंडिया का सिटीजन है,
बट वो दूसरे देश में जाके रह रहा है, जॉब कर रहा है। तो अगर ये इंडिविजुअल दूसरे देश में जाके रह रहा है, दैट मीन्स ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल हो गया ये जो कंट्री है, क्योंकि इंडिया की जो टेरिटरी है वो डिफाइंड है। तो इंडिया की टेरिटरी से और कहीं जाकर ये इंडिविजुअल अगर किसी और टेरिटरी में रह रहा है और उसके पास इंडियन सिटीजनशिप है, तो इंडियन लॉज जो हैं वो इस इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल हैं। तो इसी का मतलब हो गया एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। तो अगर इंडियन पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है और वो लॉ जो है इंडिया के सिटीजन्स के ऊपर एप्लीकेबल है, तो ये जो इंडिविजुअल है ये किसी भी टेरिटरी में जाके क्यों ना रहे, उसके ऊपर वो जो लॉ है वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये है आर्टिकल नंबर 245 का क्लॉज 1 क्लॉज 2। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से ये जो डॉक्ट्रिन है ये अप्लाई किया जाता है एंड जजमेंट पास किया जाता है। तो मान लेते हैं कि एक इंडिविजुअल है, वो स्टेट बी में रहता है एंड स्टेट बी में ही उसकी एक कंपनी है। साथ ही साथ उस इंडिविजुअल ने स्टेट ए के अंदर एक कंपनी जो है वो भी बना रखी है, बट स्टेट ए के अंदर उसकी जो कंपनी है उसका जो कंट्रोल है उसने अपने फ्रेंड के हाथों में दे रखा है। बट ये जो इंडिविजुअल है यही ओनर है इस कंपनी का, ऐसा नहीं है कि इसका ओनर कोई और है। इस कंपनी का ओनर जो है वो यही इंडिविजुअल है। अब स्टेट ए ने कुछ टैक्स जो है इम्पोज किया, तो स्टेट ए जब कोई टैक्स इम्पोज कर रही है तो यहाँ पे जो कंपनी है इसका जो ओनर है उसको भी ये टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। तो इस कंपनी का जो ओनर है उसको नोटिस भेजा गया, तो नोटिस आया इस पर्सन को। अब ये पर्सन क्या कह रहा है कि मैं तो स्टेट बी में रहता हूं, तो मैं स्टेट ए का टैक्स क्यों भरूं। बट अगर ये केस पहुंच जाता है जुडिशरी के पास, तो जुडिशरी चेक करेगी कि क्या कोई टेरिटोरियल नेक्सस है, यानी कोई टेरिटोरियल कनेक्शन है स्टेट बी एंड स्टेट ए के बीच में। तो जब जुडिशरी ने इन चीज़ों को चेक किया तब जुडिशरी को पता चलता है कि ये जो इंडिविजुअल है यही ओनर है इस इंडस्ट्री का। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एक कनेक्शन बन गया स्टेट ए और स्टेट बी के बीच में। क्यों? क्योंकि कंपनी यहाँ है और ओनर यहाँ है, तो उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश हो जाता है, एक टेरिटोरियल नेक्सस जो है मिल जाता है। तो ऐसे कंडीशन में स्टेट ए अगर कोई लॉ बनाती है टैक्स से रिलेटेड, तो वो जो लॉ है वो इस इंडिविजुअल पे अप्लाई होगा, भले ही वो स्टेट बी का रहने वाला क्यों ना हो। ठीक है, तो इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हुए जो जुडिशरी है वो केसेस को सॉल्व करती है, रिजॉल्व करती है। To determine whether a particular legislation is within the territorial nexus or not, this doctrine is applied. जो लेजिस्लेशन बनाया गया है वो टेरिटोरियल नेक्सस के तहत फॉल होगा या नहीं होगा, उस चीज़ को चेक करने के लिए ही ये जो डॉक्ट्रिन है इसको अप्लाई किया जाता है। ऐसा ना हो कि ये जो इंडिविजुअल है इसका कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ के इस इंडस्ट्री से, तो ये जो स्टेट ए है वो इस इंडिविजुअल पे टैक्स जो है फिर नहीं लगा सकती है। ठीक, तो इस चीज को चेक किया जाता है। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। आई होप कि आपको ये एग्जांपल्स जो हैं समझ में आए होंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। चलते चलते बस इतना ही कहूँगा कि भीड़ हौसला तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है, इसलिए भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो। कभी भी आप किसी चीज़ को कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चेक कीजिए कि इसका इम्पैक्ट आपके पर्सनल लाइफ पे क्या पड़ने वाला है, आपके फैमिली के ऊपर क्या पड़ने वाला है, आपके सोसाइटी के ऊपर क्या पड़ने वाला है, एंड अल्टीमेटली आपके देश के ऊपर क्या पड़ने वाला है। बिकॉज हम बहुत बार ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिसके बारे में फिर हम बाद में पछताते हैं। सो जब भी आप कोई मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, चाहे वो किसी रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी कास्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हो, मेक श्योर कि आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन या नफरत वाली चीज़ जो है वो नहीं फैला रहे हैं। बिकॉज ये चीज़ें जो हैं आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई, जिसकी वजह से सोसाइटी में डिस्टर्बेंस जो है बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। सो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ये हर एक इंडिविजुअल की ड्यूटी बन जाती है कि हम इन चीज़ों को चेक करें। ओके, सो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में और आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका अपडेट तुरंत आप तक पहुंच जाए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।